पढ़े थे, रस विमान एक पढ़ रहे थे, और रस विमान एक में अपन ने 20 श्लोक तक पढ़ लिया था। अब जो 21वां श्लोक स्टार्ट होता है, अष्ट आहार विधि विशेष आयतन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, विमान स्थान में है। अगर विमान स्थान से क्वेश्चन बनता है तो वो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर भी बताते हैं, ठीक है। तो नाम में लिखा है कि अष्ट हो जाएगा, तो जहां पर 8 चीजों का वर्णन किया गया, आहार विधि, तो जो आहार विधि के हो जाएंगे, विशेष हो जाएंगे, उसका जो कारण बताया गया या उसके तरीके बताएगा, उसका उपयोग करना है तुम्हें, ठीक है। जो 8 चीजें होती है उसके बारे में तुम्हें डिटेल देना है। अब जब अपन चरक में जाते हैं तो यहाँ पे अष्टांग विधि विशेष आयतन जो है 8 प्रकार की बताई गई है, पर यही चीज जब तुम अष्टांग हृदय में पढ़ोगे तो वहां पे 7 प्रकार की बताई गई है। और वहां जो नाम आया था सप्ताहार कल्पना के नाम से आया था। सप्ताहार कल्पना मार्क करो, अष्टांग हृदय 7 में सप्ताहार कल्पना के नाम से आता है, और उसमें उपभोक्ता का नाम नहीं आता है, उपभोक्ता नहीं है। तो देखो इसमें क्या क्या नाम आते हैं, प्रकृति होता है, करण होता है, संयोग होता है, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था, उप, इसको मार्क करोगे। ये 8 नाम ऐसे याद रहते हैं। मैंने इसी तरह सीक्वेंस में याद कर रखे थे, प्रकृति, करण, संयोग, राशि, पहले 4 याद कर लिया था, फिर अगले 4 को याद करने के लिए क्या किया था, देश, काल, उपयोग, संस्था, उपयोक्ता, तो 4 4 पेयर बना के याद रखना इसे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो प्रकृति, करण, संयोग, राशि, इनकी मीनिंग पूछता है कि प्रकृति का मतलब क्या होता है, करण का मतलब क्या होता है। तो इसमें क्वेश्चन आता है, प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, जिसे तुम कहते हो नेचर। स्वभाव मार्क करोगे, प्रकृति मतलब स्वभाव होता है। इसका एग्जाम्पल है गुरु लघु आदि गुण, जैसे उड़द और मूंग और सुअर एवं मृग का मांस, ये स्वभाव से कोई गुरु होगा, कोई लघु होगा, कोई शीत होगा, कोई उष्ण होगा, ठीक है। बस इतना क्वेश्चन बनेगा और कुछ नहीं। इसके बाद आते हैं करण में आते हैं। कर्णम पुनः स्वाभाविका नाम द्रव्याणाम अभिसंस्कार है। तो जो करण होता है पुनः जो होता है स्वाभाविक होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, द्रव्याणाम संस्कार है, जो संस्कार किया जाता है उसे करण कहते हैं। स्वाभाविक गुणयुक्त द्रव्यों में जो संस्कार किया जाता है उसे करण कहते हैं। जैसे कि तुम लोग देखते हो, लौंग जो होती है शीत वीर्य होती है, पर उसे भून देने से उष्ण वीर्य हो जाती है, ठीक है। इसी तरह जैसे सब्जियां बनाते हो, कुछ गुरु होती है, चावल जो होता है गुरु होता है, पर जब तुम उसे पका देते हो तो लघु हो जाता है। तो संस्कार से गुणों का परिवर्तन किया गया ना। तो कर्णम पुनः स्वाभाविका नाम द्रव्यानाम अभिसंस्कार है, यहीं पे वर्ड आता है संस्कारो ही गुणांतर धानम उच्चते। पीछे जब मैं तुमको पढ़ा रहा था तो संस्कार का डिफिनेशन आई थी एक जगह, और संस्कारो ही गुणांतर धर्म उच्चते, तो उसको मार्क करके रखना, इसे भी मार्क करके रखना, ठीक है। बस इतना ही इसमें होगा, और कोई काम की चीज नहीं है इसमें। इसके तीसरे पॉइंट में आते हैं, प्रकृति हो गया, करण हो गया, संयोग हो गया। संयोग तो तुम लोग खुद ही जानते हो, इसलिए कह सकते हैं कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन 2 चीजों का हो सकता है, या 2 चीजों से ज्यादा का संयोग हो सकता है। कॉम्बिनेशन के लिए एटलीस्ट 2 चीजें तो चाहिए चाहिए होती हैं। जब तुमने मिक्सचर की परिभाषा पढ़ी होगी तो मिक्सचर में भी यही चीज बात आती है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक द्रव्यों का संयोग होता है। कंपाउंड का जब पढ़ते हो तो इसमें 2 द्रव्यों के संयोग को बोलते हैं कंपाउंड। तो पुनर्द्वयो बहुनाम व द्रव्याणाम सहति भावः, यहाँ पे 2 चीजों का या ज्यादा चीजों का संयोग होता है, 2 या अधिक द्रव्यों के मिलने को संयोग कहते हैं। सिंपल सी इतनी परिभाषा। यह संयोग एक विशेष कार्य को करने वाला होता है, जो संयुक्त द्रव्य में रहने वाले एक एक से कार्य नहीं होता है। जैसे कि तुम लोग मान लो एक भट्टी बना रहे हो, चित्रकारी भट्टी बना रहे हो। अब चित्रक अकेला दोगे तो क्या पूरा दीपन पाचन कर लेगा क्या, नहीं कर पाएगा, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। तो फिर चित्रकारी भट्टी के साथ हमने और कंटेंट डाले, उसमें दूसरी चीजों की भावना दिया, तो ये सब मिलके एक साथ बहुत सारे काम कर लिए। एक अच्छा एग्जाम्पल है कि एक लकड़ी को तुम लोग नहीं तोड़ सकते, लकड़ी के गट्ठे को नहीं तोड़ सकते, पर बहुत सारे लोग मिल जाओ तो लकड़ी के गट्ठे को तोड़ दोगे ना। ऐसा भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। या ये कह सकते हो कि मान लो एक दीवार को गिराना है, एक अकेला आदमी नहीं गिरा पाएगा, कई लोगों के गिर जाएंगे। यही लिखा है यहाँ पे, यह संयोग एक विशेष कार्य को करने वाला होता है, जो संयुक्त रूप में द्रव में रहने वाले एक से कार्यों से नहीं होता है। तो इसका ऐसा कोई खास एग्जाम्पल नहीं है कि क्वेश्चन यहाँ से रेज होगा, पर ये मीनिंग है जिससे तुम पढ़ सकते हो। जैसे मधु और घृत, तो मधु और घृत का संयोग, मधु का क्या होता है, एक सामान्य वाली गुण वाली चीज है, घृत वाली गुण वाली चीज है। हेलो, मधु जो हो जाएगा वो तुम्हारे लिए यूजफुल हो जाएगा, घृत भी यूजफुल हो जाएगा, पर दोनों को जब कॉम्बिनेशन बनाते हो तो वो तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो एक नया गुण बना ना उससे, तो दोनों अलग अलग मिलकर भी अलग गुण उत्पन्न किए। सर आवाज कट रही है सर आपकी। हाँ। सर हाँ। लेकिन ये बताओ, जो हम्म। भगवान सर है ना, वो तो मधु और घृत में मिला के वो बात श्वास का चिंतामणि रस देते हैं। हाँ, क्योंकि उस जो वहां क्या, जब सारी सीतोपलादी चूर्ण पढ़ते हो तो उसका अनुमान ही बताया है। अब मैं तुम लोगों को एक बार पढ़ा रहा था, एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो मधु और घृत होता है जब विषम मात्रा में लेते हैं तो वो एक क्या करता है, पॉइजन का एक रूप बनता है। तो तुम्हारी बॉडी में क्या करेगा, एंटीजन की तरह सम करेगा। सम मात्रा में बनता, सम मात्रा में। हाँ, सम मात्रा में लिए तो उसने क्या किया, एक पॉइजन क्रिएट किया, और तुम्हारी बॉडी सर लेकिन सर ने तो थोड़ी, भगवान सर से मैंने पूछा था कि सर आप ऐसा क्यों दे रहे हो, तो सर ने मेरे को कुछ और रीजन बताया। सर ने में। बोला कि वो तुम्हें पढ़ना चाहिए किस कंटेक्स्ट में बोला है। पहले लोग शहद और घी ज्यादा खाते थे,
शहद ये होता था घी, तो वो ज्यादा क्वांटिटी में ले जाते थे, तो वो तब विष की तरह काम करता, तब नुकसान करता था। अगर हम माइनर दवाइयों के लिए यूज कर रहे हैं तो दे सकते हैं, कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है। मैं देखो एक दूसरा कॉन्सेप्ट, देखो सर सही बोल रहे हैं, लेकिन जो मैं समझता हूँ, मैं अपने हिसाब से तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ कि जब क्या होता है शहद और घी हम एक साथ लेते हैं तो वो एक एंटीजन की तरह रिएक्ट करता है, और जब हमारी बॉडी में एंटीजन जाएगा तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी। जैसे क्या होता है इम्यूनाइजेशन करते हैं ना, तो इम्यूनाइजेशन करते समय हम लोग क्या करते हैं, पोलियो के वायरस को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो लेकिन कम अमाउंट में करते हैं, यदि ज्यादा मात्रा में कर दे तो उसी समय पोलियो हो जाएगा। तो हम लोग कम अमाउंट में जब इंजेक्ट करते हैं तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी क्या, सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। ऐसा क्यों हो रहा है आज? मुझे सही आ रही है सर। वो होता है ना, एंटीजन की तरह रिएक्ट करता है। जैसे जुकाम किसी को हो रखा है, अब उस समय उनकी बॉडी में एंटीबॉडी बनाना है या उसके खिलाफ ऐसी मेडिसिन सिक्रीट कराना है जो उसको डिस्ट्रॉय करे, तो हमने क्या किया, एक स्मॉल अमाउंट में टॉक्सिन्स क्रिएट किए। जैसे ही टॉक्सिन क्रिएट हुआ, बॉडी उसके खिलाफ क्या की, टॉक्सिसिटी को रिलीज करने के लिए, दूर करने के लिए कुछ एंजाइम सिक्रीट करने लगी और जुकाम ठीक हो गया। ठीक है, इसीलिए यूज करते हैं। फिर इसमें एक आता है राशि। राशि जो होता है यहाँ पे एक वैल्यू के लिए आता है। जैसे तुम मान लो खाना खा रहे हो, एक थाली में तुमने चावल रखा, गेहूं रखा, चावल रखा, दूध रखा है, रोटी रखा, सब्जी रखा, तो पनीर रखा, जो भी चीजें हैं, तो इन सब चीजों की एक वैल्यू होती है, जिसे मॉडर्न में क्या करते हैं वो लोग, कैलोरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे कि दाल है तो कितनी कैलोरी की होगी, रोटी है कितनी कैलोरी की खाना चाहिए, इसको उन्होंने डिवाइड किया राशि से। अब खाना खाना है ना, तो अब ये क्या बताता है कि जैसे खाना कैसे, ये जो अष्टाहार विधि विशेषण है मेनली समझाता है कि जैसे ठंडी है, तो ठंडी के दिनों में तुम्हें कौन सा खाना खाना है, शीत खाना खाना है कि उष्ण खाना खाना है, गर्मी के दिनों में तुम्हें उष्ण खाना खाना है कि शीत खाना खाना है। फिर जो कारण था, तो कुछ चीजें मान लो तुमको जरूरत पड़ती है, खाना ही है, रोग हो गया है, तो अब तुमको क्या करना है, उसको संस्कार करके खाना है। जैसे मान लो कि अमरूद है, अमरूद ठंडा होता है, रात के समय खाओगे तो नुकसान करेगा, तो उसमें क्या करते हैं लोग, त्रिकटु डाल के खा लेते हैं। ठीक है, त्रिकटु कह रहा हूँ, काली मिर्च या पीपर डाल के उसको खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, वो नुकसान नहीं करता है। जिन लोगों को दूध नहीं पचता है, तो वो क्या करते हैं, सौंफ का पाउडर डाल के उसको फिर पी लेते हैं, तो वो क्या, दूध पच जाता है। अदरक डाल के पी लेते हैं तो दूध पच जाता है। तो ये क्या हुआ, करण हुआ। ठीक है, अब इसी तरह आता है राशि। अब क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं खाना एकदम टाइम पे खाता हूँ, समय पे खाता हूँ, सब कुछ सही खाता हूँ, दूध भी खाता हूँ, रोटी भी खाता हूँ, चावल भी खाता हूँ, और इसके अलावा बाहर का फास्ट फूड नहीं खाता, फिर भी कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो जब कॉन्स्टिपेशन रहता है तो तुम मुझसे पूछोगे भैया मात्रा कितनी लेते हो, तो पता है कि मैं 10 रोटी खा जाता हूँ, 2 कटोरी दाल खा जाता हूँ, 2 कटोरी सब्जी खा जाता हूँ, और उसकी भूख उतनी है ही नहीं। तो तुम क्या करोगे, उसको राशि समझाओगे। राशि में देखो दो प्रकार की राशि होती है, मात्रा और अमात्रा का फल विनिश्चय करने के लिए सर्वग्रह परिग्रह राशियां हैं। तो वह सर्वग्रह परिग्रह मात्रा मात्रा अमात्रा फल विनिश्चय आता है। किसी व्यक्ति के लिए मात्रा क्या है और क्या नहीं, कितना नहीं खाना चाहिए, वो कहलाएगा अमात्रा। तो इन दो चीजों के विनिश्चय के लिए हम लोग राशि को जानते हैं। अभी राशि दो प्रकार की होती है। सभी आहार द्रव्यों के एक पिंड में प्रमाण ग्रहण करना क्या कहलाता है, सर्वग्रह कहलाता है। जैसे कि दालमा बनता है उड़ीसा में, तो दाल में उन्होंने सारी सब्जियां मिला दी, तो सभी लगभग क्या होता है, गुरु लघु सब एक बराबर हो गए, तो खाना एक बार में खा लिए, रस में आ गए, वो कहला जाएगा सर्वग्रह। या फिर क्या होता है, परिग्रह जो होता है, आहार द्रव्यों का एक एक करके प्रमाण ग्रहण करना, परिग्रह कहला जाएगा। एक रोटी इतने कैलोरी की है, पनीर इतने कैलोरी का है, उसमें दाल इतने कैलोरी की है, चावल इतने कैलोरी की है, तो टोटल तुम्हें इतनी कैलोरी खाना है। तो तुमने कैलकुलेट कर दिया, कोई चीज बढ़ रही है तो कोई चीज कम कर दी, वो क्या कहला जाएगा, परिग्रह कहला जाएगा। फिर इसी में शब्द आता है देश। देश का मतलब होता है, देखो देश का मीनिंग दो तरह से लिया जाता है, जब हमारी बॉडी में भी लिया जाता है, जैसे तुमने एक देश से सूत्र पढ़ा, सब देश से सूत्र पढ़ा, तो हमारा शरीर देश के रूप में काम किया, जगह के रूप में जिसमें तुमको फंक्शन करना है। तो पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, सर्व देशज कहा, उंगली में स्वेलिंग आ रही है तो एक देशज कहा। इसी तरह यहाँ पे जो देश की मीनिंग आती है, जहाँ पे औषधियों का, आहार का उत्पत्ति होती है। जैसे देखा लिखा है, देश पुनः स्थान को कहते हैं, द्रव्यों की उत्पत्ति और उसके प्रचार देश सात्व को बतलाने वाले होते हैं। जैसे अगर देखो, मान लो कोई चीज होती है जो शीतवीर्य होती है, और वो किसी प्रदेश में हो रही है, पर तुम शीतवीर्य प्रदेश में नहीं रहते, तो उसको ज्यादा मात्रा में खाओगे तो नुकसान होगा, या ज्यादा शीतवीर्य प्रदेश में रहते हो तो उसको खाओगे तो नुकसान होगा। जैसे क्या समझा सकता हूँ मैं तुम्हें, कोई एग्जाम्पल बताओ जो हम नहीं खाना चाहिए। हाँ, अगर मान लो जैसे उत्तराखंड तरफ जाओ तो वहां एक लहसुन होती है, तो वो लहसुन वहां क्योंकि ठंड पड़ती है, तो वो लोग गर्मी में भी खा ले तो उनको उतनी नुकसान नहीं पड़ेगी, तो उस ठंडी में भी खा ले तो ज्यादा नुकसान नहीं करेगी। पर अगर हम लोगों ने खा लिया तो हमें क्या होगा, बहुत ज्यादा नुकसान करेगी, क्योंकि हम गर्म प्रदेश में रह रहे हैं ना। तो ये देश पे डिपेंड करता है।
दूसरा एक और चीज होती है, कुछ जगह के अनुसार कुछ गुरु होती हैं, हमारी अग्नि उतनी मान लो वहां जितने ठंडे प्रदेश है वहां ज्यादातर औषधियां गुरु होंगी, उनकी अग्नि तीव्र होती है, वो ज्यादा मात्रा में खा सकते हैं, पर हम उतना मात्रा में नहीं खा सकते। तो देश पे हमारा खाना क्या होता है, डिपेंड करता है। देश के लिए कोई ऐसी कोई क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ से, आज तक कभी नहीं पूछा गया है देश पे। इसके बाद आते हैं काल में आते हैं। तो जब काल में आते हैं तो काल यहाँ पे क्या बताया जाता है, टाइम को बताया जाता है। जैसे मान लो कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है और कोई जवान व्यक्ति है और कोई बच्चा है, तो बच्चा जो होता है थोड़ी भी ज्यादा मात्रा में खा लेता है तो उसको नुकसान कर देता है। पर अगर एट यंग एज का व्यक्ति होता है, ज्यादा मात्रा में खा लेता है कोई चीज, तो उसे नुकसान नहीं करता है। बूढ़े व्यक्ति में भी ऐसा ही डिपेंड करता है, तो काल पे होता है। कुछ और चीजें होती हैं, जैसे मान लो बूढ़ा व्यक्ति है, वो गोभी खा लेगा तो उसे वात का प्रकोप ज्यादा हो जाएगा, पर यंग एज वाले व्यक्ति को वात का प्रकोप उतना ज्यादा नहीं होगा। छोटा बच्चा है, उसमें कफ का प्रकोप होता है, तो ज्यादा शीत भी और ठंडी चीजें खा लेगा तुरंत उसे जुकाम हो जाएगा। तो काल जो है दो प्रकार का होता है, एक नित्यक होता है, एक अवस्थिक होता है। नित्यक और अवस्थिक होता है। अवस्थिक क्या होता है, काल की अपेक्षा करता है, अवस्थिक काल की अपेक्षा करता है। जैसे बूढ़ा व्यक्ति है, अवस्था तो बाल्यावस्था, मध्यमावस्था, वृद्धावस्था, ये हो जाएगी। और नित्यक जो होता है काल ऋतु सात्मक की अपेक्षा करता है। नित्यक का मतलब क्या होता है, ठंडी के सीजन में तुम्हें ठंडी चीजें नहीं खाना है, गर्मी के सीजन में तुम्हें गर्म चीजें नहीं खाना है, या बारिश के दिनों में तुम्हें कौन सा खाना खाना है, ये कहलाता है नित्यक। जब तुम लोग शरीर एक आयु की परिभाषा पढ़ रहे थे, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोग धारी जीवित नित्यगत अनुबंधस कार्य नित्यगत अनुबंधस, और आगे शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोग धारी जीवितम नित्यगत अनुबंधस पर्याय आयु उचिते, ये सब क्या होता है, आयु के उचिते। तो वहां पे भी नित्यक वर्ड आया था, मैंने तुम्हें बताया था। और ये बोला था कि जब विमान स्थान पढ़ोगे तो यहाँ पे तुम्हें अष्टाहर विधि सहायतन में भी नित्यक का वर्णन आएगा। तो नित्यक एक टर्म आयु का पर्याय भी है, और नित्यक क्या है, काल का भेद भी है। दोनों चीज यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है। सर नित्य का मतलब क्या होता है वैसे? नित्यक जो है ना, काल के लिए आया है। नित्यक जो है काल का एक टाइप है। एक तुमने क्या पढ़ा, नित्यक पढ़ा नहीं है। डेफिनेशन क्या होगी नित्यक की, मतलब किस काल को नित्यक बोलते हैं? ने देखो, ऋतु के कंटेक्स्ट में अगर तुम कोई बात करोगे, ऋतु के कंटेक्स्ट में कोई टाइम की बात करोगे तो उसे हम नित्यक कहेंगे। यदि एज के कंटेक्स्ट में तुम और अवस्थिक? बात करोगे तो उसे हम काल कहेंगे। जैसे कि बाल्यावस्था, मध्यमावस्था, वृद्धावस्था, ये काल कहलाएगा। बाल्यकाल, मध्यकाल, वृद्धकाल, ऐसा होगा। और नित्य की जब बात आ जाएगी तो मान लो क्या हो जाएगा, शीत ऋतु में हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में। इसकी क्लियर जानता हूँ कि नित्य हम किसे कहेंगे। देखो यहाँ पे नित्य का एक मीनिंग है कि नित्य काल में जिस ऋतु में जो हो सकता है, नित्य से कुछ मीनिंग लिया गया हो। नित्यग, नित्य करने वाला। जैसे ऋतु हमको करना चाहिए ना कि शीत ऋतु में हमको एक निश्चित नित्य नित्य दिनचर्या है, ग्रीष्म ऋतु में हमारे लिए नित्य दिनचर्या है, ऐसा कुछ होगा। ठीक है। उपयोग संस्था जो होता है और उपयोगिता होता है, ये दो वर्ड सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। तुम पढ़े रहोगे उसके बाद भी गलत कर दोगे। इसमें उपयोग संस्था जो होता है, तो उपयोग नियमानुसार जीर्ण लक्षण अपेक्षा, तो जो उपयोग संस्था कहते हैं, उपयोग के नियम को कहते हैं। भोजन करने का जो नियम होता है उसे उपयोग संस्था कहते हैं। और जीर्ण लक्षण अपेक्षा, ये आहार के लक्ष्य जीर्ण होने की अपेक्षा करता है। भोजन करने का हमारा एक ही नियम है कि जब हमारा पहले का भोजन पच जाए, यदि भोजन नहीं पचा तो आहार नहीं करना है, भोजन पचा है तो आहार करना है, यही नियम, इसके अलावा नियम नहीं है। तो इस नियम को क्या कहते हैं, उपयोग संस्था कहते हैं। अब देखो यहीं पे तुम पढ़ोगे उपयोक्ता, पुनर्आयुर्हस्तमः आयुर उपयुक्ते, क्या पढ़ा है, पढ़ो इसे, यदत्त ओक सात्म्यम। ठीक है। जो स्वयं आहार द्रव्यों का उपयोग करता है एवं जिसके अधीन ओक साथ में अर्थात शरीर साथ में रहता है, उसे उपयोक्ता कहते हैं। उपयोक्ता यूजर लिखा हुआ है, तुम्हें समझ में आ रहा है। जैसे मान लो मैं कोई खाना खा रहा हूँ तो मैं क्या कहलाऊंगा, उपयोक्ता, यूजर। इसमें गलत क्या होता है, जीर्ण लक्षण अपेक्षा उपयोग नियम है। तो इसको याद करने के लिए कैसे याद करोगे, संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूट में जाओगे वहां एक नियम चलता है। तो जब नियम की बात आएगी तो उपयोग संस्था होगा, और जब ओक साथ में या साथ में की बात आएगी, उपयोग करने की बात आएगी, तो उपयोक्ता होगा, जिसे हम कहते हैं उपभोक्ता, करके मैंने याद किया था। ठीक है, याद कर लेना। तो संस्था में नियम चलते हैं, नियम सर जीर्ण लक्षण अपेक्षा। अब इसके बाद चलते हैं आहार विधि विधान। तो आहार विधि विधान मतलब आहार कैसे हमको खाना चाहिए। तो इसमें जैसे लिखा है, उष्णम गर्म खाना खाना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, मात्रावत होना चाहिए, जीर्ण होना चाहिए, वायर अविरुद्ध होना, वीर अविरुद्ध होना चाहिए, और फिर इष्ट जैसे इष्ट सर्वोपकरणम। नाति द्रुतम, ज्यादा तेजी से नहीं खाना चाहिए, नाति विलंबितम, ज्यादा धीरे से नहीं खाना चाहिए। ये क्वेश्चन आ चुका है, मार्क करो। ज्यादा देर से खाओगे तो एंजाइम सिक्रीशन बंद हो जाएगा, फूड से बोल देगा कि अब पेट भर गया।
जल्दी से खा लोगे तो क्या हो जाएगा, पचने का एंजाइम अच्छे से मिल नहीं पाएंगे। अजलपन हो जाएगा बिना पानी पिए, सॉरी अजलपन यहाँ पे ना, हाँ, बातचीत करने के लिए बोला गया है, ना बोलते हुए अजलपन, बात नहीं करना है, आहसन हंसते हुए नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होगा तुम्हारा फूड ट्रैक से ये कहा लंग ट्रैक में चला जाएगा खाना, इसलिए उन्होंने मना किया है। आत्मा का विचार हो जाएगा, आत्मानम अभिसमीक्ष, इस वर्ड को मार्क कर लो क्योंकि ये चीज समझ में नहीं आएगी किससे रिलेटेड है। ठीक है, अब उष्ण आहार की अपन क्वालिटी देखते हैं कि उष्ण आहार की क्वालिटी क्या होती है। अगर हम गर्म खाना खाते हैं तो क्या फायदा होता है, उष्णम ही भुज्यमानम स्वादते। ठीक है, तुम कभी ठंडी रोटी खा के देखना और गर्म रोटी में घी लगा के देखना गाय का, फिर बताना कि क्या चीज अच्छी लगती है। पिज्जा गर्म खाते हो तो अच्छा लगता है, लेकिन ठंडा खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, है ना। इसी तरह कोई छोले कुलचे, तो कुलचे अगर तुमने ठंडे खाए नहीं तो अच्छे लगेंगे। समझ गए ना, उष्णम ही भुज्यमानम सर स्वादते। दोबारा आवाज कट रही है आपकी। हम जो पढ़ रहे थे आहार विधि विधान में, जैसे हम उष्णम पढ़े थे, स्निग्धम पढ़े थे, तो उष्ण खाना खाने से हमें क्या लाभ होता है, तो वही लिखा है यहाँ पे, उष्णम ही भुज्यमानम स्वस्थते, तो स्वाद बढ़ जाता है। जैसे तुम तो ठंडा पिज्जा खाओगे तो तुम्हें मजा नहीं आएगा, गर्म पिज्जा खाओगे मजा आएगा। उसी की जगह ठंडी रोटी खाओगे तो मजा नहीं आएगा, गर्म रोटी खाओगे तो मजा आएगा, है ना। समझ में आता है ये चीज, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है भुक्तम अग्निम उदीरिते। गर्म खाना खाओगे एकदम से बढ़िया मजा आ जाएगा तुमको, और खाना खाने का मन करेगा, पर ठंडा खाना खाओगे तो एक रोटी खाने के बाद तुम्हारा मन भर जाएगा, अपने आप अग्नि बंद हो गई। गर्म खाना क्या करेगा, अग्नि बढ़ाएगा। सुन लेना एक बार, क्षिप्राम जलम गच्छति, जो खाना होता है जल्दी से पच जाता है, ठंडा खाना पचने में देर लगता है, इसीलिए तो कहते हैं बासी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है बॉडी के एंजाइम से। क्षिप्राम जलम गच्छति, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको मार्क करोगे। ठीक है, वातानुलोमति, वात का अनुलोमन करना, गर्म चीज होगी तो अंदर जो वायु का कलेक्शन हो रखा है उसको निकाल देगा। श्लेष्माणम च परिहास्यति, तो कफ का समन करता है। ठीक है, समझ में आ जाता है। इसके नीचे जब हम और आते हैं, स्निग्ध आहार से लाभ क्या होता है, भुज्यमानम स्वदते, तो स्निग्ध आहार देखो क्या होता है, अगर तुम लोग रोटी बनाओ, रोटी खाओ, सिंपल रोटी खाओगे तुमको मजा नहीं आएगा, पर उसमें थोड़ा सा घी लगा लोगे तो ज्यादा मजा आएगा। हलवा अगर तुमने सूखा हलवा बना लिया मजा नहीं आएगा, पर उसमें घी डालोगे मजा आएगा। भुज्यमानम स्वदते। फिर क्या लिखा है, भुक्तम च अनुदीर्णम अग्निम उदीरते, और जो स्निग्ध खाना होता है अग्नि को उदीर्ण करता है। तुम जब गृहिणी चिकित्सा पढ़ रहे थे तो तुमने वहां पढ़ा था अग्नि सर्वश्रेष्ठ अग्निदीप गृहिणी, सॉरी, ये घृत जो है अक्षय सर्वश्रेष्ठ अग्नि दीपक है, तो इसमें भी लिखा है जीर्णम अउदीर्ण अग्नि उदीरते, अग्नि को बढ़ाने वाला। उष्ण और स्निग्ध दोनों अग्नि को बढ़ाने वाले हैं। क्षिप्राम जलम गच्छति, तेजी से पच जाता है, ये भी उसी में आता है। वातानुलोमति, जो वात का अनुलोमन करता है, ऊपर जो तुमने पढ़ा पूरा वही चीज आ रहा है। शरीरम उपचिनोति, शरीर की वृद्धि करने वाला, ये स्निग्ध में आएगा, ऊपर उष्ण में नहीं आया, उष्णता का वृद्धि करने से कोई मतलब। दृढ़ी करोति इंद्रियाणी, जब तुमने अम्ल रस के लिए पढ़ा था चरक सूत्र 26 में, तो इंद्रियाणी दृढ़ी करोति आया था बड़े, इंद्रियाणी दृढ़ी करोति, पर यहाँ पे आता है दृढ़ी करोति इंद्रियाणी। ठीक है, इसको बात कर लोगे, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। बल वृद्धिम उपजनयंती, तो बल वृद्धि को बढ़ाने वाला। वर्ण प्रसादम, वर्ण को जब स्नेहन करता है ना कोई व्यक्ति, तुम लोग देखना, जब कभी पंचकर्मा कराओगे किसी व्यक्ति से अपने से स्नेहन कराना, देखना उसके वर्ण में निखार आता है, इसीलिए लिखा है वर्ण प्रसादम च निवर्तति तस्मात स्निग्धम अस्नियात, तो स्निग्ध खाना खाने से है। फिर इसमें आता है मात्रावत अस्नियात, जब क्या होता है मात्रा पूर्वक खाना खाते हो तो उससे क्या लाभ होता है, वात पित्त कफान पीड़ या वायु रही हो जाएगा, विवर्धति केवलम हो जाएगा, कि उनको उदीर्ण करेगा विवर्धन नहीं करेगा। मतलब क्या हो जाएगा, वात पित्त कफ को पीड़ित ना करते हुए पूर्ण से आयु को बढ़ाता है, आयु को बढ़ाएगा। इसमें ये वाला लिखा है सुखम गुद मनु मनुर उपीति, तो ये क्या हो जाएगा, गुदा तक आसानी से पहुंच जाता है। जब मादक मात्रा को भोजन करोगे पच जाएगा, क्योंकि पक्व आहार ही हमारे शरीर से बाहर जाता है, तो इसलिए आसानी से निकल जाएगा। चाहे उष्णम उपहंती, और क्या अग्नि को नष्ट नहीं करता, तो दो ही लाभ लिखे हैं इसके, दो पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद क्या लिखा है, आहार के जीर्ण होने पर भोजन करने से लाभ हो जाएगा। जब भोजन हम समय प्रकार से लेते हैं, जो हमारा भोजन पच गया, तो जब हम दोबारा खाना खाते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, जीर्णे अस्नियात, जब खाना पच जाए तभी खाना खाना चाहिए, पहले तो लिखा है पच जाने पर खाना खाना चाहिए। उसका रीजन दिया, अजीर्ण में भोजन करने वाले का खाया हुआ आहार समूह